Good evening, ninth. Today we are with your political science, chapter 3rd, electoral politics. बच्चों, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इस बुक में ये 3rd चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स और पढ़े। एक पढ़ा डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से समझा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है ना। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र होता है। और प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र में प्रजा ही किसी देश की शासक होती है ना। मैं थोड़ी सी भूमिका आपको बताना चाहूँगा। इसके पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन होता था भारत देश में, उसके और पहले हमारे यहाँ राजाओं का शासन होता था, है ना। और राजाओं का शासन चला, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन चला, और अंग्रेज़ों के शासन के बाद जब हम उनसे इंडिपेंडेंट हुए, जब हम आज़ाद हुए, तो हमारे यहाँ के जो नेता थे, जो लीडर्स थे, दे डिसाइडेड, है ना, दे डोंट वांट एनी टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप और मोनार्की। किसी भी तरह का राजतंत्र नहीं चाहते थे, किसी भी राजा का शासन नहीं चाहते थे वो भारत देश में, है ना ही वो किसी तरह की डिक्टेटरशिप चाहते थे, ना ही किसी तरह का तानाशाह चाहते थे, है ना। इट मीन्स वो किसी बाहरी शक्ति का भी शासन भारत देश में नहीं चाहते थे। उन सारे नेताओं ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम अपने यहाँ डेमोक्रेसी लाएंगे। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया प्रजातंत्र, है ना। डेमोक्रेसी, 1 सेकेंड, ये इरेज करना पड़ेगा इसको। ओके, डेमोक्रेसी, है ना। ये अभी पेन का थोड़ा सा इशू आ रहा है। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र क्या होता है? जो जब किसी भी देश को उसकी प्रजा चलाती है, वो व्यवस्था, देश को चलाने की उस प्रकार की व्यवस्था डेमोक्रेसी कहलाती है। तो हमने ये पढ़ा पहले कि डेमोक्रेसी क्या है ना। और वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों है, क्यों ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता थी डेमोक्रेसी की, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। दूसरी चीज़ें, जिस किसी भी देश में डेमोक्रेसी होगी, उस देश के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होगी। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होगी। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता संविधान। मतलब उस देश को चलाने के लिए वहाँ उस देश के नियम चाहिए होंगे, रूल्स रेगुलेशंस चाहिए होंगे, है ना। तो उस रूल और रेगुलेशन की जो एक बुक बनाई जाती है किसी भी देश को चलाने के लिए, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे प्रजा का शासन चलता है, तो उसको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, या कि संविधान की आवश्यकता होती है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान बोलते हैं। तो इसके पहले हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर आपका था डेमोक्रेसी और सेकंड चैप्टर आपका था कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े। हमारा जो 3rd चैप्टर है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। चूँकि डेमोक्रेसी चलाना है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमको क्या चाहिए? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चाहिए, या चुनावी राजनीति चाहिए, है ना। चुनाव करेंगे, चुनाव करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे हित में काम करेंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति, है ना। आप अपनी पेन और अपनी नोटबुक अपने साथ में रखिए, है ना। जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, हो सकता है मैं सारी चीज़ें, है ना, नहीं लिख पाऊँ, है ना। ये फिर से एक फॉल्ट आया। अभी मेरे को ये चलाने में थोड़ा सा दिक्कत जा रही है, फिर भी हाँ, ये चुनावी राजनीति,
ओहो, पेन का इशू, अभी मेरे को पेन चलाने नहीं आ रहा है, पर आपके अंशुमान सर आपके साथ में है ना। ये हो गया चुनावी राजनीति। ठीक है, आपको अपनी पेन और नोटबुक साथ में रखना है। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें नहीं बोल पा रहा हूँ, उसको आप हिंदी में अपनी बुक में लिखना है। आप बुक से ही पढ़िए, मेरे पास जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप बुक से देखते जाइए। ऐसी जो मीनिंग्स है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है या उसका हिंदी नहीं मालूम है, तो उसकी हिंदी आपको ही अपने मेरे पढ़ाते समय अपने बुक में ही पेंसिल से नोट कर लेना है। ओवरव्यू देखें इस चैप्टर का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है इसका अगर ओवरव्यू अपन देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है। In the chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible, है ना, nor necessary for the people to govern directly। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि डेमोक्रेसी में ना ही पॉसिबल है और ना ही नेसेसरी है पीपल को कि वो डायरेक्टली गवर्न करें। है तो प्रजातंत्र, मतलब पीपल का शासन है, लेकिन सारी पीपल कामकाज घर का छोड़ के और किसी भी देश को गवर्न तो नहीं कर सकती है, उनके सबके अपने अपने काम हैं। इसलिए जो मोस्ट कॉमन तरीका है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना, जो सबसे कॉमन जो डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है, ठीक है, एक प्रजातंत्र को जो चलाने का जो फॉर्म है, इन अवर टाइम इज़ पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है ना, तो पीपल्स क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही अपने देश को चलाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये कैसे इलेक्ट होते हैं, ये कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे इनका चुनाव होता है, चुनाव के बाद वो आएंगे, उसके बाद वो हमारे लिए काम करेंगे। वी बिगन बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूज़फुल इन अ डेमोक्रेसी। हम शुरुआत इस बात से करेंगे कि इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, चुनाव क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है ना, और डेमोक्रेसी के लिए क्यों यूज़फुल है चुनाव, है ना, डेमोक्रेसी के लिए यूज़फुल क्यों है चुनाव करवाना या इलेक्शन करवाना। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशंस एमंग पार्टीज सर्विसेस पीपल। ठीक है ना, हम ये भी समझेंगे कि जो इलेक्टोरल कंपटीशंस हैं वो पार्टीज़ के बीच में क्यों होते हैं, है ना, क्यों वो पीपल को सर्विस देने के लिए आपस में compete करती हैं। अगर कंपटीशन नहीं होगा, अलग अलग, जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये सारे ही अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करते हैं, है ना, और उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है, वो हमारा नेता माना जाता है। ठीक है, वो हमारा रूलर होगा और वो हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है कि कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा हमारे लिए काम करने के लिए जिसे हम चुनते हैं। ठीक है ना, तो पॉलिटिक्स इज़ बाय द पीपल, है ना, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जो अपन चुनते हैं वो कौन कहलाता है, हमारा लीडर कहलाता है या नेता या हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। व्हेन वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है ना, अब हम ये समझेंगे कि ये जो इलेक्शन है ये डेमोक्रेटिक कैसे होगा, है ना, पूरी पार्शियलिटी होनी चाहिए। प्रजातंत्र में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से ये इलेक्शन तो हो। ठीक है ना, कई बार हम अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं कि हम कंबल बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, उसकी वजह से ये जो डेमोक्रेटिक तुम्हारा इलेक्शन नहीं कहलाएगा। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में प्रजा जो है, जो आपके नागरिक हैं, जो पीपल हैं, उनको ही, है ना, अधिकार है, ठीक है, आपके लिए काम करने का। जो प्रजा है वो इलेक्शन करेगी फेयरली, जो उसे अच्छा लगेगा उसको ज़्यादा वोट्स जाएंगे और हम ये मानेंगे कि उसको सबसे ज़्यादा प्रजा ने लाइक किया है, पीपल्स ने लाइक किया है और वो अपने लिए इस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं द बेसिक आइडिया हियर इज़ टू डिस्टिंग्विश्ड
डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है ना। एक बेसिक आइडिया ये भी समझेंगे कि ये जो डिस्टिंग्विश करेंगे, है ना, इस चीज़ को भी समझेंगे हम अलग अलग कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होगा और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होगा। इसी चैप्टर में हमको ये भी समझना है। डेमोक्रेटिक मतलब होता है प्रजातांत्रिक रूप से, और पता चला ऐसा हुआ कि हमने हाथ उठवा लिए लोगों के और बोल दिया कि चुनाव हो गया, है ना, किसको किस में वोट देना है, सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको बोल दिया कि आप लोग वोटिंग करिए, और हाथ उठवा के हो गया, है ना। अनफेयर प्रैक्टिस करी, जोर ज़बरदस्ती करके लोगों में दबाव डाल के, डरा धमका के, पैसे रुपए दे के, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा, वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। डेमोक्रेटिक पूरी तरह से फेयर होना चाहिए। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर tries to assess election in India in the light of this yardstick. We take a look at each stage of the election from the driving of the boundaries of different constituencies to the declaration of the results, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स क्या कहलाता है कि जिस क्षेत्र से हमारा नेता लड़ता है ना, वो या तो एमपी क्षेत्र होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएगा, जिसको हम हिंदी में सांसद बोलते हैं, जो हमारे ज़िले में बैठता है। जैसे हमारे सतना ज़िले के सांसद हैं मिस्टर गणेश सिंह जी, है ना। और एमएलए मीन्स होता है विधायक, है ना। तो विधायक कहाँ बैठेगा, हमारा विधानसभा में। विधानसभा जैसे हमारा अमरपाटन विधानसभा है, तो वहाँ पे हमारा नेता कौन है, एमएलए है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी मीन्स क्या होता है, एमपी मीन्स होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है ये पूरे देश के लिए काम करते हैं। जो सांसद होते हैं वो देश के केंद्र में या सेंट्रल में बैठते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठते हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं ये लोग, है ना। अच्छा, तो ये जो एमपी हैं, ये जो सांसद हैं, ये हमारे सतना ज़िले का अगर एक सांसद है तो वो चुन के कहाँ भेजा जाएगा, दिल्ली, है ना। दिल्ली में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है ना, दिल्ली में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है। एमएलए जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपकी स्टेट के लिए काम करता है। जैसे हम लोग मध्य प्रदेश के हैं तो ये मध्य प्रदेश के लिए काम करेगा, एमपी के लिए काम करेगा, है ना। ये एमपी के लिए काम करेंगे। और ये कहाँ बैठेंगे, अगर मध्य प्रदेश के हैं तो ये बैठेंगे भोपाल में, ये बैठेंगे भोपाल में, ठीक है। अच्छा, फिर इसके आगे देखते हैं। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज नॉट हैपन इन इलेक्शन, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे, है ना, कि व्हाट शुड हैपन क्या होना चाहिए, व्हाट डज नॉट हैपन क्या नहीं होना चाहिए इलेक्शन में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, है ना। जब हमारा चैप्टर एंड होते होते हमको ये भी समझ में आएगा कि हमको चुनाव में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। हम ये भी समझेंगे कि हमारे भारत में जो चुनाव हो रहा है क्या वो फ्री है, पूरी तरह से फेयर है, क्या उसमें सत्यता है, कहीं किसी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं हो रही। हियर वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब हमको ये चीज़ समझना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमारे इंडिया में क्या बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है इसका मतलब होता है चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ओके। तो इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक इस तरह की संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है सरकार का जो कि चुनाव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। मतलब उसमें नेताओं की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, है ना।
और किसी भी पार्टी की, भले वो रूलिंग में हो, जैसे आज हमारे यहाँ बीजेपी पार्टी रूल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, तो उसका भी कोई दबाव इलेक्शन कमीशन के ऊपर या चुनाव आयोग के ऊपर नहीं होगा। चुनाव आयोग इंश्योर करेगा, इस बात का विश्वास देगा कि वो पूरी तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएगा, है ना। मतलब उसके जो चुनाव होंगे उसमें सत्यता होगा, ऐसा नहीं कि किसी को भी हम जिता देंगे। ठीक है, ये ओवरव्यू देखा हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। इसके बाद हम देखते हैं वाई इलेक्शन, इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, है ना, इलेक्शन क्यों हो रहे हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, हरियाणा में एक चुनाव हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, है ना, आधी रात के बाद का समय था। एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर पास्ट 5 hours इन अ चौक ऑफ द टाउन इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। ठीक है ना, आधी रात का समय था, हरियाणा की बात है, वहाँ के लोग बड़े उत्साह से बैठे हुए थे इस बात को देखने के लिए कि हमारा नेता चुन के आया या नहीं, चुनाव का रिज़ल्ट क्या था, चुनाव के रिज़ल्ट के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, द ऑर्गेनाइज अश्योर्स एंड रिलीज श्योर ऑफ द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एंड मैंशनड द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर a passing vehicle comes that way it arouses hope that he come। ठीक है, और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे लिए जो हमने अपना नेता चुना है वो कैसे चुन के हमारे सामने आता है, कैसे उसकी विजय होती है, कैसे वो जीतता है। ओके, इसके बाद अपन आते हैं क्या लिखा है। द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा, ठीक है, संघर्ष समिति, हु वॉज टू एड्रेस मीटिंग इन द करनाल ऑन थर्सडे नाइट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब वो जीतते हैं तो वो थर्सडे को देवीलाल, मिस्टर देवीलाल जो हैं वो जीतते हैं। ठीक है, उनकी संघर्ष समिति नाम से एक पार्टी रहती है। ठीक है, संघर्ष समिति पार्टी के हेड हैं देवीलाल। ठीक है, और वो जीतते हैं और आधी रात को वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं अपने भाषण के दौरान, है ना। द 76-year-old लीडर इज़ एन वेरी बिजी मैन these days, है ना। His day started at 8 AM and ends 11 AM, ends after 11 AM, है ना। एक 76 वर्ष का व्यक्ति है, एक लीडर है, नेता है, जो सुबह 8 बजे से काम पे रहा होगा और 11 बजे तक काम पे रहा। He had already addresses 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for this election। ठीक है ना, पिछले 23 महीनों से लगातार उसने लगभग बहुत सारी मीटिंग, है ना, उसने ली है। और क्या होगा, दिस न्यूज़ रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली। यहाँ से अपन चलते हैं। दिस न्यूज़ रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा in 1987, the state had been ruled by the Congress party led government since 1982। ठीक है, 1982 से लेके 1987 तक वहाँ पे कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी हरियाणा में। हरियाणा में किसका शासन था, कांग्रेस पार्टी का शासन चल रहा था वहाँ पे, है ना, हरियाणा में। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं चौधरी देवीलाल, देन एन अपोजिशन लीडर। ठीक है, और चौधरी देवीलाल जो थे वो कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने अपोजिट में चुनाव लड़ा था। उनने एक नई पार्टी बनाई थी, लेड अ मूवमेंट कॉल्ड द न्याय युद्ध नाम से एक उनने मूवमेंट किया।
ठीक है ना, स्ट्रगल फॉर द जस्टिस, जिसमें न्याय के लिए वो लड़ रहे थे, एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी लोक दल, उनने एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था लोक दल। हिज पार्टी ज्वाइन अनदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन, ठीक है। उन्होंने अपने साथ उन लोगों को भी ज्वाइन किया, कुछ ऐसी पार्टीज़ को भी ज्वाइन किया जो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में लड़ रही थी। जैसे अगर उनका लोक दल था तो उनके साथ में उन्होंने आम आदमी को भी मिला लिया, उनने बीजेपी को भी मिला लिया, और वो सारे मिलके किसके अपोजिट में लड़ रहे थे, कांग्रेस में। कांग्रेस की जो वहाँ की हरियाणा की उस समय की तत्कालीन पार्टी रही होगी, जो रूलिंग पार्टी रही होगी, उसके विपक्ष में इन्होंने चुनाव लड़ा था। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल said that if his party won the election, his first action, अगर उनने ये कहा देवीलाल ने कि अगर मेरी पार्टी जीतती है, हरियाणा में अगर जीतती है, तो गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन्स। जो फार्मर्स हैं, जो वहाँ के किसान हैं हरियाणा के, और छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, उन सभी के लोन को माफ़ करेगी, है ना। उन सभी के लोन को किसकी पार्टी, लोक दल जो पार्टी है, किनकी है ये पार्टी, देवीलाल की। तो देवीलाल की पार्टी अगर जीतती है तो वहाँ के फार्मर्स की और वहाँ के छोटे छोटे किसानों का ऋण जो है, जो उनका पैसा है, जो लोन है, उसको वो माफ़ कर देगी। फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, ठीक है, उसका ये पहला एक्शन होगा, सबसे प्रथम जो चरण होगा पहला, वो क्या होगा, वो पहले चरण में ही फार्मर्स का और बिजनेसमैन्स का, इन दोनों का ही क्या करेगी, ऋण माफ़ करेगी, पैसा लोन चुका देगी। द पीपल वेयर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, उस समय तत्कालीन जो कांग्रेस की सत्ता वहाँ पे चल रही थी, उससे लोग बड़े अनहैप्पी थे, नाखुश थे। दे वेयर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, और वो लोग देवीलाल जो थे, जो लोक दल पार्टी के जो लीडर थे, उनसे बड़े खुश थे, वो लोग बड़े अट्रैक्ट थे। सो व्हेन इलेक्शन वेयर हेल्ड, जब चुनाव हुआ, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ द लोक दल एंड इट्स एलाइज, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब चुनाव हुआ वहाँ पे, तो चुनाव के समय में वहाँ के लोगों ने देवीलाल की ओर आकर्षित हुए, अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने देवीलाल की पार्टी को, लोक दल को बहुत वोटें दी, है ना। लोक दल एंड इट्स पार्टनर्स वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स। जो लोक दल था उसके, वो जो लोक दल नाम की पार्टी जो देवीलाल की थी, और उनने कुछ लोगों से, कुछ जो अपोजिशन की पार्टी थी जो कांग्रेस के अपोजिट में खड़ी हुई थी, उनको भी अपने साथ ज्वाइन किया था। तो 90 सीट थी टोटल, हरियाणा में 90 सीट थी, मतलब कितने, 90 विधायक बनने थे वहाँ। उन 90 विधायक में से 76 विधायक जो हैं, है ना, एमएलए जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, तो उनमें से लोक दल को 76 सीट में जीत मिलती है, ठीक है ना। इन स्टेट असेंबली लोक दल अलोन won 60 सीट and thus had a clear majority in the assembly। तो वहाँ की जो स्टेट असेंबली रही, वहाँ पे 60 सीट जो हैं, 90 विधायकों में से 60, है ना, 60 विधायक जो हैं वो लोक दल के जीते, और लोक दल जो पार्टी थी उसके 60 विधायक जीतने की वजह से द कांग्रेस वुड विन ओनली 5 सीट, और कांग्रेस केवल 5 सीटों में जीती। 90 विधायकों में से केवल 5 विधायक किसके बने, कांग्रेस के। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वेयर अनाउंस, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है, द स्टिलिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइनिंग, ठीक है ना, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। तो क्या हुआ कि जो उस समय जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है, तो कांग्रेस पार्टी के उस समय बैठे रहे होंगे पहले चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जिनको बोलते हैं, तो हरियाणा में कोई और लीड कर रहा होगा, है ना। हरियाणा में लीडिंग जो था चीफ मिनिस्टर,
उसने क्या किया, तुरंत रिज़ाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि इस बार उसकी पार्टी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसके 5 ही विधायक जीते हुए हैं। सबसे ज़्यादा किसके हैं? लोकदल के। लोकदल के कितने हैं? 60 विधायक हैं, है ना। 60 MLA हैं उसके पास, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसलिए अब क्या होगा कि जीतेगा कौन? लोकदल। अब लोकदल के पहले जो वहाँ पे मुख्यमंत्री बैठा हुआ था, जो चीफ मिनिस्टर, वो हार गया है चुनाव, और उसने क्या कर दिया है? रिज़ाइन कर दिया है अपने पद से, इस्तीफ़ा दे दिया है। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLA ऑफ द लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। और जो लोक दल है ना, उसके MLA जितने भी विधायक जीते, उन सभी विधायकों ने देवीलाल को, है ना, अपने लीडर की तरह चूज़ किया। उन्होंने अपना लीडर बनाया। और लीडर कौन होता है वहाँ का? चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। उस देश का जो राज्यपाल था, जो गवर्नर था, उसने देवीलाल को इनवाइट किया। किस लिए इनवाइट किया? क्योंकि अब तो वो जीत चुके हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं हरियाणा के। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में गवर्नर ने उनको इनवाइट किया। 3 days आफ्टर, 3 दिन बाद, द इलेक्शन रिजल्ट वेयर डिक्लेयर्ड। इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर हुए, है ना। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और देवीलाल चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा के। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। जैसे ही देवीलाल की पार्टी या लोक दल जीतते हैं, तो उसके बाद तुरंत वो एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकालते हैं, है ना, एक शासकीय फरमान निकालते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वहाँ में के लोगों को, जो छोटे छोटे किसान थे, उनके लोन्स को ख़त्म किया। वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लेबर थे, किसानी में जो लेबर लग रहे थे, उनके लोन्स को ख़त्म किया। छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, उनके लोन्स माफ़ कर दिए गए। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, और उनकी पार्टी ने 4 सालों तक, है ना, वहाँ पे शासन किया। इसके बाद क्या हुआ? द नेक्स्ट इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 1991। फिर उसके बाद हरियाणा में अब चुनाव 5 साल बाद फिर से हो रहे हैं। 91 में फिर से चुनाव हो रहे हैं, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट वोन पॉपुलर सपोर्ट। इस बार उनकी पार्टी को इतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, लोगों को इतना सपोर्ट नहीं मिला, उतनी वोटें नहीं मिली, ठीक है ना। द कांग्रेस वोन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर से कांग्रेस पार्टी जीत गई और उसने वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना ली। ओके, इसके बाद अपन आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, है ना। वाई डू वी नीड इलेक्शन? हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है? हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? इलेक्शन मीन्स क्या होता है? चुनाव। हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, तो इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी में अच्छा, थोड़ा सा इसको लार्ज और कर लें, आप लोगों को भी दिखाई देगा, मुझे भी थोड़ी सी देखने में समस्या हो रही है। ओके, तो वाई डू वी नीड इलेक्शन? हमें इलेक्शन की या चुनाव की ज़रूरत क्यों है? ये चीज़ हम समझेंगे, है ना। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी प्रजातंत्र में इलेक्शन जो है ना, वो रेगुलरली होते रहने चाहिए। ठीक है, देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज़, ठीक है ना, कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड in which election take place to choose people representatives। आज संसार में, हमारे वर्ल्ड में लगभग 100 से ऊपर ऐसे देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है और जो लोग इलेक्शन प्रैक्टिस करते हैं, इलेक्शन अपने यहाँ चुनाव करवाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। हमने ऐसे भी बहुत सारी कंट्रीज़ पढ़ी हैं जहाँ पे इलेक्शंस होता है ना। इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज़, इलेक्शंस तो होते हैं, दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं होते। मतलब अनफेयर प्रैक्टिस होती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है
जिसकी वजह से उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं मानेंगे, है ना, ज़ोर ज़बरदस्ती करके पैसे रुपए दे के, है ना, तो वो उसको अपन डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं बोलेंगे, है ना, उसको प्रजातांत्रिक चुनाव नहीं बोलेंगे। प्रजातांत्रिक चुनाव जो है बहुत फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन हमको चुनाव की ज़रूरत क्यों है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, है ना। एक बार अपन सोच के देखें कि जो डेमोक्रेसी है अगर उसमें चुनाव ना हो, प्रजातंत्र है लेकिन हमने चुनाव नहीं किया तो शासन कौन करेगा? प्रजा तो पूरी कर नहीं सकती। इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम किसी न किसी को इलेक्ट करेंगे और वो ही रूलर होगा, वही हमारे लिए काम करेगा। अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल without any election if all peoples can sit together every day and take the decisions, है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे लोग इकट्ठे बैठ के और देश के लिए रोज़ समय निकाल के और डिसीजंस लें, है ना, निर्णय लें? ऐसा तो हो नहीं सकता। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर फर्स्ट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन अ लार्ज कम्युनिटी, ठीक है ना। लेकिन अगर लार्ज कम्युनिटी है, एक बड़ा समाज है, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सभी लोग बैठ के और देश के लिए निर्णय लें। इतना समय लोगों के पास नहीं होता है, इसीलिए हम नेताओं को जिताते हैं और नेता हमारे हित में काम करते हैं। नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर everyone to have the time and knowledge to take decisions and on all matters, ठीक है ना। फिर लोगों के पास ना ही इतना समय है, ना ही इतना नॉलेज है, उनको इतना ज्ञान भी तो नहीं है कि वो सारे मैटर्स का डिसीजन खुद ही ले सकें। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा जो डेमोक्रेसी में हमको देखने को मिलता है प्रजातंत्र में, वहाँ पे क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही क्या करते हैं? शासन करते हैं, ठीक है, रूल करते हैं। इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना चुनाव के ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन दें? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एज एंड एक्सपीरियंस। आइए हम ये भी सोचते हैं कि अगर किसी को एज के हिसाब से या कि किसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उसको चुन दें तो क्या होगा, है ना, कि उसकी एज सबसे ज़्यादा है। हमारे गांव में हमने चुनाव किया तो हमने बोल दिया कि गांव के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उसको नेता चुन दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन या कि ये कह दें कि जो सबसे अनुभवी व्यक्ति है उसको चुन दिया जाए, तो क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशन और नॉलेज, है ना, किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन के, उसके नॉलेज के आधार पे चुन दिया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ लोगों के पास एजुकेशन है, कुछ लोगों के पास नॉलेज भी अच्छा है, लेकिन उनके पास काम करने के तरीके नहीं हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल, ठीक है ना। इसलिए हमको ये बात समझने में डिफ़िकल्टी भी होगी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि नॉलेज जिसके पास ज़्यादा है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज़, ठीक है ना। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होगी, है ना। लेकिन इलेक्शन की बड़ी आवश्यकता है। बट वी कॉल दिस प्लेस ऑफ अ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी, क्या हम कह सकते हैं किसी को ज्ञान के आधार पे चुन दिया जाए, किसी को उसकी एज के आधार पे उसको नेता बना दिया जाए, तो क्या ये डेमोक्रेसी कहलाएगी? क्या ये प्रजातंत्र कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। हाउ डू वी फाइंड आउट ऑफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट, हम कैसे चुनेंगे कि कोई व्यक्ति हमारे लायक है, कोई व्यक्ति हमारे रिप्रेजेंटेटिव नेता बनने के लायक है कि नहीं, ठीक है ना। बिना चुनाव के तो हम चुन नहीं सकते हैं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ पीपल, हम ये कैसे समझेंगे कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, वो पीपल के द्वारा ही चुने गए हैं, मतलब लोगों की इच्छा थी तभी उनको चुना गया है, ये भी हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। हाउ टू मेक
श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है ना। और ये कैसे इंश्योर करेंगे अपन कि जिनको पीपल लाइक ही नहीं कर रही थी, जिनको पब्लिक लाइक नहीं कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग चुन के आ गए। ठीक है ना। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म by which people can choose in their representatives at regular intervals can change them if they wish to do so। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल में, इंटरवल मीन्स एक समय अंतराल में, मतलब 5-5 साल में वो फिर से चुनाव होगा। अगर रूलिंग पार्टी ने अच्छा काम किया होगा तो लोग उन्हीं को जिताएंगे, अगर उनने अच्छा काम नहीं किया है तो वो रेगुलर इंटरवल में, मतलब लगभग 5 सालों में फिर से चुनाव होगा और पब्लिक उस पार्टी को फिर से हटा देगी या कि उस नेता को हटा देगी। ठीक है। तो ये इलेक्शन ही हमें प्रोवाइड करता है ना। कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बैठ गया है नेता बन के तो वो आजीवन नेता रहेगा, है ना। अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो पब्लिक उसको फिर हटा देती है। दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन। इसी पूरे मैकेनिज़्म को हम इलेक्शन बोलते हैं या चुनाव बोलते हैं। ठीक है। फिर आ जाओ, देयरफॉर इलेक्शन आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है ना। देयरफॉर इलेक्शन आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम, हमारे समय में इसलिए इलेक्शंस जो हैं वो ज़रूरी हो गए, एसेंशियल हो गए हैं, आवश्यक हो गए हैं। ठीक है ना। फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी कैसी रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमको क्या चुनना पड़ता है, नेता चुनना पड़ता है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होना ज़रूरी है। इन एन इलेक्शन, ये देखो यहाँ से, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। एक चुनाव में जो वोटर्स हैं ना उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम। वो ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जो कि उनके लिए, जो लोगों के लिए क्या करेगा, नियम बनाएगा, लॉ बनाएगा। ठीक है। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है ना। एंड टेक मेजर डिसीजंस। ठीक है। अपनी बुक को अपने साथ में रखिएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो ऐसे लोगों को भी चुन सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के, है ना, जो कि गवर्नमेंट बनाएंगे, है ना। जैसे कोई पार्टी है, एक ऐसी पार्टी को हमने चुना है जो गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। और उसके साथ में मेजर जो प्रमुख जो डिसीजंस होंगे, जो निर्णय होंगे वो भी वो लेगी। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आते हैं। ठीक है। इन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, है ना। इलेक्शन में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं उसके पास। 2 चॉइस हमने पढ़ी है। ठीक है ना। जिसमें एक क्या है कि पीपल उन लोगों को चुन सकते हैं जो उनके लिए नियम बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, दूसरा पॉइंट में आपका क्या है कि हम ऐसी पार्टी को चुनते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाएगी, जिसकी सरकार हम चाहते हैं। ठीक है ना। और वो सरकार फिर हमारे मेजर्स, मुख्य जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय है वो लेगी। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ठीक है ना। वो ऐसी पार्टी को चुन सकते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाएगी, उसकी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग करेगी, लॉ मीन्स होता है नियम, है ना, कानून बनाएगी और लोगों के हित में काम करेगी। ठीक है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी चुनाव को डेमोक्रेटिक बनाती हैं या प्रजातांत्रिक बनाती हैं, मतलब पूर्ण रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो होने चाहिए, है ना। तो उसको अपन देखेंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, प्रजातांत्रिक बनाती हैं। अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, ठीक है ना, कुछ गलत करके, धोखाधड़ी करके चुनाव ना हो। ठीक है ना। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन को बनाती हैं, चुनाव को प्रजातांत्रिक बनाती हैं। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। ठीक है ना। जो चुनाव हैं वो कई तरीके से किए जा सकते हैं, है ना। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होल्ड इलेक्शन। जितने भी ऐसे देश हैं, है ना, जिसमें डेमोक्रेसी है, वो सभी इलेक्शन करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं। ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन
ठीक है। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। हम प्रजातांत्रिक जो चुनाव है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन को हम किसी एनी अदर है ना, किसी भी और प्रकार के इलेक्शन या चुनाव से कैसे अलग समझेंगे, है ना। वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर फर्स्ट। इसको तो हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे समझा है ना, कि हमने अभी एक पाकिस्तान का देखा था एग्जाम्पल, वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही थी, है ना, वहाँ की आर्मी वहाँ पे रूल कर रही थी, वहाँ के इलेक्शंस का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं निकल रहा था। ऐसे हमने एक साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देखा था, है ना, वहाँ भी अनफेयर प्रैक्टिस चल रही थी। चाइना में एक ही पार्टी है, केवल उसी पार्टी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो है, ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन या प्रजातांत्रिक इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वी डिस्कस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कैन नॉट रियली बी कॉल्ड द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। बहुत सारे ऐसे देशों को हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर फर्स्ट में, बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ा जहाँ चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक चुनाव नहीं है, वो प्रजातांत्रिक चुनाव तो नहीं माना जा सकता है। लेट अस रिकॉल what we learnt there and start with a simple list of the minimum conditions of a democratic election। आइए, है ना, हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि मिनिमम, कम से कम क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको कंडीशन देती है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, ठीक है ना। तो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट में अगर देखें हम, सबसे पहला क्या होगा, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, ठीक है ना। दिस मीन्स that everyone should have one vote and every vote should have equal values, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार हो और हर व्यक्ति की इक्वल वैल्यू हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई नेता है, कोई मंत्री है या कोई गांव का बड़ा आदमी है ना, तो उसको हम ज़्यादा वोट दे देंगे, है ना, ऐसा नहीं करेंगे, है ना, ये अपन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, है ना, सेकंड जो पॉइंट है उसको देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या बोलता है, थोड़ा सा रुकना, ये टेक्निकल तुम लोगों के लिए मेरे को सीखना पड़ रहा है मेरे बच्चों, है ना। मुझे ये सब आता नहीं था लेकिन मेरे को स्टार्ट करना पड़ रहा है। आई शुड हैव स्टार्ट। ये पूरी हेल्प आदित्य सर कर रहे हैं अभी मेरी, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। थैंक यू। ओके, तो इसके पहले अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, कंडीशंस फॉर द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है ना। क्या क्या ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, मिनिमम क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा जो चुनाव हो वो डेमोक्रेटिक माना जाए। कैसा माना जाए, डेमोक्रेटिक माना जाए या प्रजातांत्रिक माना जाए, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन इसमें रही वो हमने क्या देखा, फर्स्ट एवरीवन शुड हैव एबल टू चूज़। पहली बात तो यह है कि कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन सभी लोगों को वोट डालने की, है ना, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की स्वतंत्रता हो। उन सभी के पास एक वोट हो और एक वोट की एक कीमत हो, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए अपन कि डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है, जो प्रजातांत्रिक राजनीति है, उसके लिए और क्या ज़रूरी है ना। तो और क्या ज़रूरी है, सेकंड, there should be, what is that, हाँ, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters, ठीक है ना। जो पार्टी के लोग हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना,
उनका किसी भी तरह का दबाव ना हो और जो वोटर्स हैं वो एकदम फ्री हो, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। ठीक है, ये जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ना, डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखते हैं तो क्या लिखा है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और ये जो चुनाव है ना, जो लोग चुन रहे हैं लोगों को, ठीक है ना, ये हर 5 साल में होता है, रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए, हर 5 साल में होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता हमारे हित में काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाने का हमें अधिकार है, उसको हम हटा सकते हैं और उसकी जगह में किसी और व्यक्ति को हम जिता सकते हैं। तो रेगुलर जो इंटरवल्स हमको मिलेंगे बीच बीच में, उन्हीं की बदौलत ये चीज़ हो पाएगी। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, है ना, हर कुछ सालों में जो चुनाव हैं वो होते रहने चाहिए। फोर्थ पॉइंट अपन देख रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए देख रहे हैं, है ना, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए देख रहे हैं, प्रजातांत्रिक जो चुनाव है उसके लिए देखते हैं। तो क्या होता है ये फोर्थ पॉइंट में, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ठीक है ना, जो कैंडिडेट है ना वो प्रिफ़र करें, पीपल प्रिफ़र करें, वहाँ के लोग प्रिफ़र करें कि हाँ ये आदमी चुनाव लड़ना चाहिए, है ना, और इसको हम वोट देंगे, उसके साथ में लोग भी होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट अपन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। ठीक है ना, जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो बिल्कुल फ्री हो और फेयर हो, है ना, उसमें किसी भी तरह की गलती ना हो और वो फेयर हो, उनमें सत्यता हो, वेयर पीपल कैन चूज एंड एज दे रियली विश। ठीक है ना, तो इस हिसाब से क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स से लोग एक फेयर इलेक्शन कर पाएंगे, एक सही चुनाव कर पाएंगे और जिसको वो रियली चाहते हैं, जिसको रियली विश है उनकी, जो चाहते हैं वो लोग, है ना, जिस व्यक्ति को, उसे वो चुन पाते हैं। ठीक है, दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सिंपल और बहुत ईजी कंडीशन से ये चुनाव किए जाते हैं, बट देयर आर मेनी कंट्रीज़ वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, इस तरह की प्रैक्टिस नहीं हो रही, जहाँ चुनाव से, है ना, उस देश को नहीं चलाया जाता। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशन टू इलेक्शन हेल्ड in our own country to see if we can call these democratic election। अगर हम अपने भारत को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन वाला देश कहते हैं, अगर एक प्रजातांत्रिक चुनाव वाला देश कहते हैं, तो आइए हम देखते हैं हमारे अपने देश में, हमारे अपने भारत देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है ना, क्या ये सही है कि पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो होना चाहिए, मतलब लोगों, देखते हो आप कि बहुत सारे नेता लड़ते हैं, तो उनके बीच का कंपटीशन क्या सही है, कोई एक ही पार्टी अगर लड़ जाए तो कैसा रहे। ठीक है, अभी तक के चैप्टर में हमने पूरी भूमिका समझी है और इसके आगे का चैप्टर हम पढ़ते हैं कल। ओके, थैंक यू वेरी मच।